नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों आज यूकेपीएससी के द्वारा उत्तराखंड में एफआरओ का पेपर कराया गया है, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर। दोस्तों इस पेपर में 100 क्वेश्चन जीएस के और 50 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे गए थे। ठीक है, जिस प्रकार से आपका लोअर पीसीएस का एग्जाम था, तो जिन लोगों ने भी यह पेपर दिया है तो वह अपना जीएस का पोर्शन हमारी इस क्लास से मैच कर सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं। ठीक है, और दोस्तों रीजनिंग का भी दोस्तों आपका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, दूसरा चैनल है हमारा। ठीक है, तो वहाँ पर आपको रीजनिंग का सॉल्यूशन करा दिया जाएगा, तो आप अपने आंसर की को मैच कर सकते हैं। और जिन लोगों का यह पेपर नहीं था तो वह इस क्लास के माध्यम से यह जान सकते हैं कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और जो आपके आने वाले दिनों में एग्जाम है जैसे अपर पीसीएस का एग्जाम, तो उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये जो पेपर था ये सिर्फ साइंस साइड के लोगों ने ही दिया होगा जिन्होंने बीटेक या बीएससी वगैरह की होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है कि अब तक निम्न में से किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 5 बार जीता है? तो यह है ब्राजील ने जीता है। किस भारतीय क्रिकेटर ने सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है? तो ये विराट कोहली ने छोड़ा है। ठीक है, वनडे मैच के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। वर्ष 2025 में होने वाले निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में से कौन कौन से आयोजन भारत में होने हैं या हुए? तो दोस्तों आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप और विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है, तो 2 और 3 ये आपके होने हैं। उत्तराखंड सरकार के किस विभाग का संबंध प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से है? तो ये कृषि और किसान कल्याण विभाग से है। ठीक है, जिसके अंतर्गत किसानों को 6,000 रुपये एक साल के अंतर्गत दिए जाते हैं। और ये क्वेश्चन आपका लोअर पीसीएस में भी पूछा गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में। 5वां प्रश्न है कि महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। जनवरी 2025 में उत्तराखंड सरकार ने सीमा क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ करार किया? तो ये जो करार या फिर समझौता किया है तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस के साथ किया है। ठीक है, आईटीबीपी के साथ। 7वां प्रश्न है कि कौन सी योजना उत्तराखंड की 697 ग्राम पंचायतों को सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से जोड़ने के लिए लागू की गई है? तो भारत नेट योजना। ये भारत नेट योजना दोस्तों आपकी 697 ग्राम पंचायतों को सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से जोड़ने के लिए लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षय ऊर्जा संचारण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से राज्यों को कवर नहीं किया गया? तो ये नहीं किया गया है दोस्तों उत्तराखंड को। ठीक है, इसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आदि शामिल हैं। पेंगोंग झील जो समाचारों में थी निम्नलिखित में से किस देश के बीच सीमा विवाद का मुद्दा है? तो भारत और चीन के मध्य है दोस्तों, जो कि लद्दाख में आती है। ठीक है, हाल ही में खबरों में रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का प्राथमिक उद्देश्य है? तो देखिए, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है इसका उद्देश्य है कि भूमिधर किसान परिवारों की वित्तीय जरूरतों के लिए मदद करना। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से ऊपर भी क्वेश्चन बना था, तो इस योजना को जरूर पढ़िएगा, लगातार यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। सितंबर 2024 में जारी की गई वर्ष 2024 के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग में भारत के किस शहर को देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया? तो दोस्तों इंदौर 7वीं बार दोस्तों सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। इसके साथ दोस्तों इस साल सूरत को भी सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत का वह राज्य कौन सा है जो सबसे स्वच्छ है, तो आपको बताना होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म 2025 की सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनिंग फिल्म बनी जो ऐतिहासिक महाकाव्यता पर आधारित है? तो यह है दोस्तों छावा। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन ए। 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन डेंगू वायरस फैलाने के लिए जिम्मेदार है? तो आप सभी जानते हैं और आपने दोस्तों अपनी छोटी छोटी क्लासों में भी ये पढ़ा होगा कि डेंगू वायरस के लिए हम एंडीज मच्छर को जिम्मेदार ठहराते हैं जो कि आपका फीमेल होता है। कौन सा मिशन भारत का पहला
अंतर्ग्रहीय मिशन था? तो दोस्तों मंगलयान मिशन। ठीक है, मंगलयान मिशन ये आपका भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन था। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है? तो दोस्तों जो कैश मेमोरी होती है या फिर कैश मेमोरी होती है तो ये सबसे तेज होती है। ठीक है, एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? तो ये होते हैं आपके 4। ठीक है, ये सभी आपके PYQ हैं जो बार बार दोस्तों UKPSC के द्वारा पूछे जाते हैं। हम दोस्तों आपको कंप्यूटर भी कराएंगे जिसमें आपका हर एक टॉपिक कंप्लीट होगा, चाहे वह आपका मेमोरी से हो या फिर आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट। ठीक है, या फिर दोस्तों आपके जो प्राथमिक मेमोरी होती है, ठीक है, द्वितीय मेमोरी होती है, इन सभी से तो सभी आपके टॉपिक वहां पर कवर कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्निशमन यंत्रों में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो देखिए अग्निशमन जो फायर ब्रिगेड्स होती है तो उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों आग बुझाने में मदद करती है और आग जलाने में ऑक्सीजन मदद करती है। तो जलाने में ऑक्सीजन और बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड। इसरो के किस मिशन का उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है? तो यह है दोस्तों आदित्य L1 मिशन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर हमें भारत के गवर्नर जनरल और उनका कार्यकाल दिया है। तो लॉर्ड एलिनब्रो जो कि 1842 से 44 तक रहे। ठीक है, सर चार्ल्स मैंटकोफ, ठीक है, जिसे दोस्तों पत्रकारिता मुक्त करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, और इसका कार्यकाल 1835 से 36 तक रहा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल जो रहा था तो वह 1856 से लेकर 1862 तक रहा था। और इसी के समय दोस्तों आपकी पहली जो क्रांति थी स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति तो वह हुई थी। ठीक है, और जो मेयो था तो ये मेयो के समय दोस्तों मेयो का जो कार्यकाल था तो वह 69 से 72 तक रहा था। ठीक है, जिसके समय दोस्तों पहली जनगणना भी हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हर्षवर्धन द्वारा रचित नहीं है? तो नागानंद, ठीक है, नागानंद और रत्नावली प्रियदर्शिका ये दोस्तों हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए हैं, जबकि हर्षचरित यह बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। निजाम उल मुल्क जिसे चिन कुलिच खान ने हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की तो ये की थी 1724 में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और तत्पश्चात उन्हें कालक्रमानुसार आरोही क्रम में सुव्यवस्थित करें। तो देखिए प्लासी का युद्ध आप सभी जानते हैं 1757 में हुआ था, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था और प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था तो वह आपका 1748 से लेकर 56 तक रहा था। ठीक है, और प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था तो वह 1769 में हुआ था। ठीक है, तो इसके अनुसार जो आपका सही आंसर रहेगा तो वह है आपका कि सबसे पहले आपका आएगा 3, फिर आएगा दोस्तों 1, फिर आएगा 2 और फिर आएगा 4। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो होता है तो वह नाभिकीय ऊर्जा होता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया के कारण होता है? तो आकाश का नीला रंग जो होता है तो वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। किस प्रकार की रक्त कोशिकाएं संक्रमणों से लड़ने के लिए मदद करती हैं? तो जो आपकी WBC होती है श्वेत रुधिर कोशिकाएं तो यह संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं। कौन सी संचार विधि डाटा स्थानांतरित करने के लिए प्रकाश संकेतों का उपयोग करती है? तो ये करती है दोस्तों आपका प्रकाश तंतु संचार विधि। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आज के इस पेपर में लगभग कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन जो थे वह आपके PYQ थे। ठीक है, चाहे आप आगे को जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो देखिए स्टेफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस तो ये तीनों शामिल थे, जबकि विलियम क्रिप्स शामिल नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख सौराष्ट्र प्रांत में स्थित सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण की जानकारी देता है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो कि गुजरात में स्थित है तो वह सुदर्शन झील की पुनर्निर्माण की जानकारी देता है। ठीक है, सुदर्शन झील ये आपकी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाई गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की बटालियन में हवलदार पद पर तैनात थे, तो ये किस बटालियन पर तैनात थे? तो 2/18 जिसे कहते हैं। ठीक है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, द्वितीय गढ़वाल राइफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवलगढ़ स्थित राज राजेश्वरी मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस गढ़वाल राजा द्वारा करवाया गया था? तो देवलगढ़ में स्थित है दोस्तों आपका राज राजेश्वरी मंदिर, जो कि पवारों की कुल देवी थी, और यह अजयपाल के द्वारा बनवाया गया था। अंग्रेजी सरकार द्वारा किसको अल्मोड़ा की सबसे खतरनाक व्यक्ति की संज्ञा प्रदान की गई? तो जो दोस्तों सरला बहन थी, तो इन्हें अल्मोड़ा की सबसे खतरनाक व्यक्ति की संज्ञा दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। कुमाऊं पर अधिकार के पश्चात गोरखों द्वारा निर्मित उल्का देवी का एकमात्र मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो उल्का देवी का मंदिर यह चंपावत में स्थित है, जो कि गोरखाओं के द्वारा बनवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा किए जाने वाला कलाबाजी नृत्य है, जिसे दोस्तों हम नट नृत्य भी कहते हैं? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, लंगवीर नृत्य। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक अम्लीय वर्षा के निर्माण से सबसे अधिक जुड़ा है? तो यह है आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस को मनाया जाता है? तो यह 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। जलागम प्रबंधन निदेशालय उत्तराखंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। आर्द्रभूमि कजली झील अवस्थित है? तो यह दोस्तों कपूरथला पंजाब में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो सुमेलित युग्म का चयन करना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर रहेगा वह है आपका ऑप्शन बी, सरदार अजीत सिंह भारत माता सोसाइटी के संबंध से जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन विद्वान जिनसेन निम्नलिखित में से किस शासक के गुरु थे? तो ये थे आपके अमोघ वर्ष के। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो आत्मीय सभा यह राजा राम मोहन राय के द्वारा बनवाई गई थी, और इन्हीं के द्वारा आपका ब्रह्म समाज भी बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन प्रशासन के संदर्भ में उद्रंग शब्द क्या निर्दिष्ट करता है? तो ये करता है दोस्तों कि यह एक प्रकार का कर होता है, मतलब जो उद्रंग होता है तो यह एक प्रकार का कर होता है, जो कि भूमिकर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनाडा में ट्रांस कनेडियन रेलवे किस स्थान से कहां तक जाती है? तो ये जो रेलवे लाइन है तो यह आपके पूर्व में हैलिफैक्स से पश्चिम में वैंकूवर तक जाती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का कौन सा क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग होने वाले दुर्लभ खनिज कोल्टन के निष्कर्षण के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों आपका मध्य अफ्रीका। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से जाना जाता है? तो यह है दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन सा या से सही सुमेलित है या है? ठीक है, तो देखिए पहला है आपका कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, तो यह न्यूजीलैंड के कैंटबरी के मैदान हैं, तो सही आंसर है। ठीक है, और मिश्रित कृषि तो उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, ये भी सही है। डेयरी फार्मिंग तो यह उत्तरी पश्चिमी यूरोप से संबंधित है, तो सही है दोस्तों। और रोपण कृषि यह पश्चिमी अफ्रीका से संबंधित है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है कि बृहद ट्रंक मार्ग, तो ये जो है बृहद ट्रंक मार्ग तो यह आपका व्यस्त समुद्री मार्ग होता है, जो कि अटलांटिका में है। ठीक है, जो अटलांटिक समुद्र है, अटलांटिक समुद्र, तो वहां पर ही दोस्तों आपका ये होता है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी कि विश्व में व्यस्तम समुद्री मार्ग है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बेरिंग जलडमरू मध्य निम्न में से किन दो देशों को अलग करता है? तो आप सभी जानते हैं कि जो बेरिंग संधि है तो वह अलास्का और रूस को अलग करती है। तो अलास्का आपका USA में स्थित है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं माना जाता। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का मतलब ये होता है कि ऐसी ऊर्जा दोस्तों जो कभी खत्म ना हो और वह बार बार दोस्तों बनाई जाए। ठीक है, तो इसमें जो होगा तो वह आपका प्राकृतिक गैस नहीं है। प्राकृतिक गैस जो है ये लिमिटेड है, एक समय के बाद दोस्तों यह समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास और दोस्तों जल विद्युत ऊर्जा ये आपके नवीकरणीय ऊर्जा है, जैसे आपका सौर ऊर्जा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चारों ओर भूमि से घिरा है। तो जिस प्रकार से दोस्तों हम पढ़ते हैं कजाकिस्तान सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, तो इसी प्रकार पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है लाओस। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा या से खनिज संसाधन रूस में सबसे प्रचुर मात्रा में है। तो देखिए प्राकृतिक गैस और कोयला ये भंडार दोस्तों आपके रूस में काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें थाल घाट जो है तो वह नासिक और मुंबई को जोड़ता है। सही आंसर है। ठीक है, सैनकोट दर्रा तो यह त्रिवेंद्रपुरम और मदुरई को जोड़ता है। पाल घाट तो यह दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियों को इलायची की पहाड़ियों से जोड़ता है। ठीक है, भोर घाट यह मुंबई और पुणे को जोड़ता है। तो इसमें दोस्तों लगभग सभी सही है। अगर दोस्तों आपको कोई इसमें डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आयोग इसका आंसर क्या मानता है तो वह दोस्तों आंसर की से पता चल जाएगा। भारत में किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सकल शक्ति अधिकतम है। तो ये दोस्तों कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना 2 इसकी शक्ति अधिकतम है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। कुडनकुलम यह तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों कल्पक्कम भी आता है। ठीक है, तारापुर यह आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, केगा हसन यह कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, और जो रावत भाट आता है तो वह राजस्थान में है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश में है, क्योंकि तंबाकू सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में होता है और यह खरीफ की फसल होती है। राष्ट्रीय मांस एवं कुक्कुट प्रसंस्करण बोर्ड तो यह नई दिल्ली में स्थित है। रबर बोर्ड यह कोट्टायम केरल में स्थित है। और जो राष्ट्रीय मांस एवं मुर्गा प्रसंस्करण बोर्ड जो है तो यह नई दिल्ली में स्थित है और पश्चिम बंगाल में स्थित नहीं है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कारक है जो महासागर की लवणता को प्रभावित करता है। देखिए जो बाष्पीकरण और वर्षण है तो यह आपका महासागर की लवणता को प्रभावित करता है, क्योंकि दोस्तों इससे जो समुद्र का पानी होता है तो वह बाष्पीकरण होके उड़ता रहता है। ठीक है, जहां पर आपकी लवण की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बृहद या उच्च हिमालय जोन को लघु या निम्न हिमालय जोन से कौन अलग करता है। देखिए बृहद हिमालय, उच्च हिमालय, ठीक है, दोनों एक हैं। लघु हिमालय या निम्न हिमालय, इन दोनों को जो अलग करता है तो वह MCT, ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये अलग करता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये इसी प्रकार का प्रश्न आपका जो लोअर पीसीस का एग्जाम था उसमें भी पूछा गया था। उसमें पूछा गया था कि मुख्य सीमा भ्रंश यह किसे अलग करती है। तो ये जो अलग करती है तो यह आपकी शिवालिक और लघु हिमालय को अलग करती है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में प्रथम ट्यूलिप गार्डन तथा प्रथम काई लिचन पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में विकसित किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में। यहाँ पर ही दोस्तों आपका बुरांस पार्क भी बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2001-11 के मध्य निम्नलिखित में से किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही। तो देखिए 2001 से 11 मतलब 2011 की जो जनगणना हुई थी 15वीं जनगणना, तो उसके अनुसार उत्तराखंड के किन दो जनपदों की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही थी। तो वह है आपका पौड़ी और अल्मोड़ा। पौड़ी में सबसे ज़्यादा 1.41 माइनस में रही और अल्मोड़ा में दोस्तों 1.28 माइनस में रही। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ की बढ़ी तो ये दोस्तों उधम सिंह नगर की बढ़ी थी। देखिए जब लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ था तो उससे पहले मैंने आपको ये सभी टॉपिक कराए थे। ठीक है, और आपसे ये भी बोला था कि अगर उत्तराखंड में कोई भी एग्जाम हो, चाहे वह यूके SSS के द्वारा कराया जाए या फिर यूके PSC के, तो उसमें आपकी जनसंख्या वाला टॉपिक जरूर पूछा जाता है। ठीक है, जनगणना वाला टॉपिक जरूर पूछा जाता है और इसी प्रकार आपका जनजातीय वाला टॉपिक भी। तो वह आपको विस्तार रूप से कराया भी था और उसके MCQ भी करे थे हमने। जिन लोगों ने यह क्लास देखी होगी तो उन्हें दोस्तों जरूर बेनिफिट भी मिला होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कितनी जनसंख्या नगरों में रहती है। देखिए हमसे पूछा गया है कि नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है उत्तराखंड में, तो ये है 30.2% और जो बचा हुआ है तो वह आपका ग्रामीण हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए बेलाकूची वार ये 1970 में हुई थी और ये क्वेश्चन आपका लोअर पीसीएस में पूछा गया था। ठीक है, डोबरानी वार 1978, केदारनाथ वार 2013 में हुई थी। ठीक है, जो मालवा भूस्खलन है यह है आपका 1998 में हुआ था, अगस्त 1998 में, जिसमें प्रोतमा वेदी भी शहीद हो गई थी। ठीक है, और यहाँ पर राहत बचाव के लिए ऑपरेशन एंजल भी चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा झूला पुल कौन सा है। तो उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा झूला पुल है डोबरी चाटी पुल, टिहरी गढ़वाल। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड में पहला कांच ब्रिज भी बनकर तैयार हुआ है, जो कि जिसे ऋषिकेश में तैयार किया गया है और जो कि लक्ष्मण झूले का ही एक ऑप्शन है, जिसे दोस्तों बजरंग सेतु नाम दिया गया और इसका उद्घाटन 15 मई को किया गया है। हमने दोस्तों करंट अफेयर में पढ़ा है। मेहरौनी कस्तूरी मृग शोध केंद्र निम्नलिखित में से किन जनपदों की सीमा पर स्थित है। तो यह दोस्तों पिथौरागढ़ और बागेश्वर की सीमा पर स्थित है और 1997 में इसकी स्थापना 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य में किस स्थान को फलोद्यान प्रदेश कहा जाता है। तो देखिए फलोद्यान देश, ऑर्चर्ड कंट्री जो कहा जाता है तो वह चौबटिया कहा जाता है, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1976 के 42वें संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A में जोड़ा। इस अनुच्छेद 51A में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया। तो दोस्तों ये जोड़ा गया था 2002 में। देखिए इसमें आपको कई सारे प्रश्न बन गए। सबसे पहला कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो वह 1976 में हुआ था, जिसके तहत आपका मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और इस समय दोस्तों इंदिरा गांधी पीएम थी। ठीक है, हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। ठीक है, बाद में जो जोड़े तो वह 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, और फिर बाद में दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जो कि शिक्षा से संबंधित है। तो ये 2002 में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि टेलीफोन, बेतार प्रशासन और अन्य संचार संसाधन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की किस अनुसूची का विषय है। तो ये संघ सूची का विषय है। ठीक है, जो संचार वाला टॉपिक है यह आपका किस में आता है, तो संघ सूची में आता है। इस पर दोस्तों केंद्र सरकार नियम बनाती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्यों का समूह भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में से संबंधित है। तो ये है दोस्तों आपके MMTA। ठीक है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा हमारा इसमें ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये 6ठी अनुसूची में आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा से वनों द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवा का के उदाहरण हैं। तो देखिए ऑक्सीजन उत्पादन, कार्बन पृथक्करण और मृदा उर्वरकता रख रखाव, ये सभी दोस्तों इसी के अंतर्गत आते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि आटाकामा रेगिस्तान में कौन से खनिज की सांद्रता सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो लिथियम की पाई जाती है। आटाकामा मरुस्थल जो कि चिली में स्थित है और चिली में ही दोस्तों आपकी खान आती है, चुकी की माता की खान, जो कि तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उत्तराखंड में तांबे के लिए भारत में जो तांबे के लिए खान आती है तो वह मलाजखंड की खान आती है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में जनपदों को क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में चुनिए। अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब घटते हुए क्रम में। सबसे पहले सबसे बड़ा जनपद आएगा चमोली, उसके बाद उत्तरकाशी, फिर उसके बाद पिथौरागढ़, फिर दोस्तों पौड़ी गढ़वाल। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। उत्तराखंड के कुमाऊं में सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है। तो कुमाऊं की सबसे गहरी झील आती है नुकुचिया ताल, जो कि नैनीताल में स्थित है। ठीक है, और उत्तराखंड की सबसे बड़ी जो होगी तो वह आपकी सहस्त्र तारा झील है, जो कि टिहरी में स्थित है। कुमाऊं की सबसे बड़ी झील आती है भीमताल, जिसके 3 कोने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो देखिए प्रसाद पर्यंत जो बने रहते हैं तो वह राज्यपाल बने रहते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता शब्द किस वर्ष जोड़े गए। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो 42वां संविधान संशोधन है इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें दोस्तों बहुत से प्रावधान किए गए थे। इसके तहत आपका ये 2 शब्द भी जोड़े गए थे प्रस्तावना में, समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन था ये आपका ऊपर जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था उसके अनुसार भी सोल्व हो जाता, क्योंकि उसमें साफ साफ दिया था कि 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है,
तो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो देखिए ये प्रश्न आपका एसआई में पूछा गया था, जिसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए कि 61वां संविधान संशोधन जो 1988 में हुआ था, इसके तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। मतलब कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष का हो गया है तो वह वोट दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तराखंड जुडिशियल और लीगल एकेडमी स्थित है। तो ये भवाली नैनीताल में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 75वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन उत्तराखंड राज्य की लोकसभा सीट नहीं है। तो दोस्तों लोकसभा सीट जो नहीं है तो वह चतरात नहीं है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट हैं, अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी गढ़वाल, ठीक है, और हरिद्वार, ठीक है, और पौड़ी गढ़वाल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग है। तो देखिए स्थायी राजधानी के लिए उत्तराखंड में दीक्षित आयोग बनाया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड में स्थायी राजधानी कौन सी है तो आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि उत्तराखंड में अभी तक स्थायी राजधानी नहीं बनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य बनने पर सर्वप्रथम राज्यपाल निम्न में से कौन थे। जब उत्तराखंड राज्य बना तो उत्तराखंड के पहले राज्यपाल बने थे सुरजीत सिंह बरनाला, और पहले जो मुख्यमंत्री बने तो वह नित्यानंद स्वामी बने थे। वर्तमान में दोस्तों 8वें जो राज्यपाल है तो वह गुरमीत सिंह हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता नामक पुस्तक किसके लेखक कौन है। तो उत्तराखंड की पत्रकारिता ये पुस्तक है जयसिंह रावत की। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। एसडीजी इंडिया इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया। तो ये किया गया था नीति आयोग के द्वारा। एसडीजी रिपोर्ट, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, इसे नीति आयोग जारी करता है। इस इंडेक्स के अनुसार 2024 में पहला स्थान उत्तराखंड और केरल को मिला। उत्तराखंड और केरल को 79 मार्क्स मिले थे। ठीक है, इसके अंतर्गत दोस्तों 17 लक्ष्य होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो भारत ने 2030 तक कितने सतत विकास लक्ष्य एसडीजी हासिल करने का टारगेट रखा। तो दोस्तों 17 लक्ष्य को प्राप्त करने का टारगेट रखा है। ठीक है, तो देखिए एक एक टॉपिक से 2-2, 3-3 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क किस राज्य में स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क जो बन रहा है तो वह दोस्तों राजस्थान में बन रहा है। ये दोस्तों आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध के संदर्भ में सही सुमेलित है। तो ये है आपका, देखिए नागालैंड का जो विशेष उपबंध है तो वह अनुच्छेद 371 के काम में आता है। ठीक है, ठीक है, और जो आंध्र प्रदेश आता है तो वह अनुच्छेद 371 के घा मतलब डी में आता है। सिक्किम अनुच्छेद 371 के च मतलब एफ में आता है। मणिपुर अनुच्छेद 371 के ग मतलब सी में आता है। तो इसमें दोस्तों सभी सही आंसर रहेंगे ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों कर्तव्य के तहत। हमारा कर्तव्य है कि हमारे भारत में जितने भी राष्ट्रीय धरोहर हैं, स्मारक हैं, स्थान हैं, वस्तुएं हैं, उन सभी को दोस्तों हम संरक्षित करें, उनकी देखभाल करें। ठीक है, तो ये आपका एक कर्तव्य है। ठीक है, जबकि जो अनुच्छेद 49 है ये आपका किस में आता है, एंड जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उसके अंतर्गत आता है। कि संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो दिया गया था तो वह 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में यह अभी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 के अधीन पारित विधि अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द में शामिल है। तो ये जो शामिल किया गया था तो यह गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के द्वारा शामिल किया गया। ठीक है, 368 जो आता है इसमें दोस्तों संविधान संशोधन के बारे में बोला गया है जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम वर्गीकरण के अनुसार भारत की मानव विकास सूचकांक श्रेणी क्या है। तो ये आती है मध्यम। ठीक है, मानव विकास सूचकांक के अनुसार भारत की श्रेणी में आता है तो दोस्तों मध्यम में आता है, मीडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित थी। तो ये थी दोस्तों नवी पंचवर्षीय योजना। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में से कौन सी योजना पूर्ण होने की लक्षित तिथि से पहले ही समाप्त कर दी गई थी। तो आपसे भी जानते हैं कि जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी, जो कि पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी, तो उनके द्वारा दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था और अनवरत योजना को लागू किया गया था, जिसे रोलिंग प्लान कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में पहला एरोमा पार्क कहाँ स्थित है। तो एरोमा पार्क ये है काशीपुर में स्थित है। और जो आपका लोअर पीसीएस का एग्जाम था उसमें पूछा गया था एरोमेटिक पार्क, जो एरोमेटिक पार्क है तो वह आपका लालकुआ में स्थित है। ठीक है, तो हमने दोस्तों ये भी एक क्लास की थी, लगभग 1 घंटे की क्लास है कि उत्तराखंड में प्रथम, जिसमें आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप वह क्लास को देख लेते हैं तो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक एग्जाम में यहाँ से 1 या 2 प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना उत्तराखंड के किस जनपद में प्रस्तावित है। तो ये दोस्तों गोला नदी पर बन रही है नैनीताल में, और ये प्रश्न आपका पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। ठीक है, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम भी यूकेपीएससी के द्वारा करवाया गया है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 किसके लिए लागू की गई थी। तो ये दोस्तों फेरी विक्रेताओं, ठीक है, व्यवसायों के लिए लागू की गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद अपने उत्पाद किस ब्रांड नाम से बेचते हैं। तो देखिए उत्तराखंड के जितने भी हथकरघा या फिर हस्तशिल्प उत्पाद हैं उन सभी को हिमाद्री ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। ठीक है, एक नया ब्रांड बना है दोस्तों हाउस ऑफ हिमालयाज, उसके अंतर्गत दोस्तों अभी नहीं बेचा जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड हरित ऊर्जा उपकर अधिनियम कब पारित किया गया। तो ये अधिनियम पारित किया गया था 2014 में, जबकि दोस्तों मसूरी के द्वारा इको टैक्स जो वसूला गया तो वह 2009 में वसूला गया था। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2025 में यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता किस देश ने संभाली। तो ये संभाली थी पोलैंड ने। ठीक है, तो जनवरी 2025 में यूरोपीय संघ की परिषद की जो अध्यक्षता की गई तो वह पोलैंड देश के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा लाल सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा पर लगा हुआ है। तो ये यमन और सऊदी अरब पर लगा हुआ है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों पर विचार करें। तो ये हमें 5 देश दिए हैं। उपर्युक्त देशों में कौन से देश खाड़ी सहयोग परिषद GCC का हिस्सा है। तो खाड़ी सहयोग परिषद के अंतर्गत कतर, सऊदी अरब, ठीक है, कुवैत, ये तीनों तो आते हैं। ठीक है, पर दोस्तों यमन नहीं आता और इराक नहीं आता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, 1, 2, 4। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसमें दोस्तों 6 देश शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि उपर्युक्त देशों में से ये कर लिया। अगला प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना में प्रयुक्त गोडगिल फॉर्मूला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो गोडगिल फॉर्मूला इसी के तहत क्या था कि राज्यों को विशेष राज्यों का दर्जा दिया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा किसके तहत दिया गया, तो गोडगिल फॉर्मूले के तहत दिया गया था। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, राज्यों को केंद्रीय सहायता का आवंटन। देखिए जब किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो केंद्र सरकार क्या करती है, उसमें 90%, ठीक है, और 10%, मतलब 90% तो दोस्तों माफ कर दिया जाता है और 10% दोस्तों ऋण के रूप में दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि समावेशी विकास का मुख्य लक्ष्य हासिल करना है। तो समावेशी विकास का जो मुख्य लक्ष्य है तो वह है समाज के सभी वर्गों के लिए अवसरों की समान पहुंच तक है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना के निर्माता कौन थे। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो बनाई गई तो वह PC महालनोबिस फॉर्मूले पर बनाई गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले 3 मुख्य घटक कौन से हैं। तो ये हैं जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और ये भी प्रश्न आपका पूछा गया था पटवारी वाले पेपर में। ठीक है, तो हमने दोस्तों 100 क्वेश्चन GS के किए। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए, या फिर जिनका यह पेपर नहीं था तो वह आपने अगर ये पेपर लगाया तो आपके कितने क्वेश्चन सही किए, तो वह आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, आगे दोस्तों 50 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। ठीक है, इसकी दोस्तों आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से आप इस रीजनिंग के पोर्शन को मैच कर सकते हैं। ठीक है, आगे जो आपका अपर PCS का एग्जाम है तो उसमें भी इस पेपर से कम 4 प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। इसलिए जितने भी अभी हाल फिलहाल में पेपर कराए गए हैं तो उन सभी पेपर को देख कर जरूर जाएं। ठीक है,
तो ये पूरे 50 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं लगभग दोस्तों, इजी ही रीजनिंग है। जो रीजनिंग पढ़ते हैं तो उनसे दोस्तों ये रीजनिंग आसानी से हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग दोस्तों प्रैक्टिस से ही होती है, जो लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो वह इजीली इसे कर लेते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप कमेंट करके अपना स्कोर शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।